हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर से पिछले 22 सालों में नीट या एआईपीएमटी इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से वो हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक मैंने जितनी भी ये पीवाईक्यूज की वीडियो बनाई है उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे पीवाईक्यू मिले हैं वो इस चैप्टर से मिले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर एक बार गो थ्रू करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये नीट 2022 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के रिगार्डिंग इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोटीन का डीनेचुरेशन इसका मतलब क्या होता है। जो सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं ना प्रोटीन के, जब पीएच या टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो जो उनके फंक्शन होते हैं ना वो परफॉर्म नहीं करते। इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि अनकॉइलिंग होने लगती है हेलिकल स्ट्रक्चर की, तो ये सही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के केस में अनकॉइलिंग होने लगेगी हेलिकल स्ट्रक्चर की जब डीनेचुरेशन होगा प्रोटीन का। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि ये होता है पीएच या टेम्परेचर चेंज होने से, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है प्रोटीन की वो खत्म हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म होने का मतलब है कि जो उसका डिजायर्ड फंक्शन था ना वो अब वो परफॉर्म नहीं कर रही। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अ प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये इनकरेक्ट है। प्रोटीन के डीनेचुरेशन में कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं हो रही होती। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2022 में पूछा गया है। जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंजाइम्स के रिगार्डिंग इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रही होती हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन में केमिकल कैटलिस्ट होता है, सिमिलरली हमारा ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है उसमें ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वर्क करता है। और एंजाइम जो है उस कैटलिस्ट की तरह ही एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसको कम करने का काम करते हैं। अब ये जो एंजाइम होती है ना ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट या पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप अपने ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, तो ये ठीक है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि केमिकल कैटलिस्ट की तरह एंजाइम रिड्यूस कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को बायो प्रोसेस की, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, ये गलत है। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन सबस्ट्रेट, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 में। इसमें पूछा जा रहा है कि सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इनमें से हमें क्या मिलता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। जब हम डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो जिन मोनोसैकेराइड से मिलके बनी होती है ना वही हमें वापस मिल जाते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। तो अगर हम देखें सुक्रोज के स्ट्रक्चर को तो बेसिकली सुक्रोज मिलके बनी होती है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिल करके। तो दैट मीन्स हमें मिलने वाले हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तब। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन है ना उनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है। तो यहाँ पे हमें गिवन है एलेनिन, टायरोसिन, लाइसिन और सेरीन। अगर हम एलेनिन की बात करें तो ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, टायरोसिन भी एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है और सेरीन भी एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। यहाँ पे जो बेसिक अमाइनो एसिड हमें गिवन है वो है लाइसिन। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसिन। अमाइनो एसिड को एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल ये इस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ अमाइनो या कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं तो वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं। अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप से तो दैट मीन्स वो हमारा एक बेसिक अमाइनो एसिड है। और अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा तो दैट मीन्स वो अमाइनो एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो ये आप स्ट्रक्चर की हेल्प से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तभी इजीली सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हो। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले ये सारे स्ट्रक्चर्स रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में। इसमें पूछा जा रहा है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा है। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे ये जो वेलिन है ये हमारा एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ल्यूसीन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है और लाइसिन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एलेनिन जो है वो इनमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और इनको हमें जो है डाइट के थ्रू लेना होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया ऑप्शन सी, एलेनिन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्विटर फॉर्म कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2018 में। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ज्विटर आयन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन में जो अमाइनो एसिड के पास में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एक प्रोटॉन लूज कर देता है और अमाइनो ग्रुप उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसकी वजह से एक डाइपोलर आयन बन जाता है जिसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ये होता न्यूट्रल है लेकिन इसके पास में दोनों ही चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म में अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन सी, ग्लाइसिन। रीजन बीइंग कि ग्लाइसिन ही है जिसके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है। बाकी आप अगर स्ट्रक्चर जानते हो तो आपको पता होगा, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, एनिलीन में अमाइनो ग्रुप होगा और एसिटेनालिड इसमें भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। इसी वजह से ये भी ज्विटर आयन फॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइसिन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा गया है नीट 2017 में। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि ओवलबुमिन ये एक हमारा सिंपल फूड रिजर्व की तरह काम करता है एग वाइट में। तो ये ट्रू है। ओवलबुमिन जो होता है ये हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एग वाइट का और ये हमारा एक्ट करता है रिजर्व फूड मटेरियल की तरह, ताकि वो जो एग के अंदर जो वो एम्ब्रियो है ना उसका डेवलपमेंट हो सके। तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ब्लड प्रोटीन्स थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये इन्वॉल्व होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डीनेचुरेशन से प्रोटीन ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ये गलत है। डीनेचुरेशन से प्रोटीन जो होती है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देती है, तो वो एक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि इंसुलिन मेंटेन करता है शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम इंसुलिन करता है। तो ये एकदम करेक्ट है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में ही केवल इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। इसमें कहा जा रहा है इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय। प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस बॉन्ड से लिंक होते हैं? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज ये रिड्यूसिंग शुगर है। वहीं अगर हम बात करें सुक्रोज की तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन डी, सुक्रोज। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे फेलिंग सॉल्यूशन या टोलन रेजिन को रिड्यूस कर दें उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये जो रिड्यूसिंग शुगर होती है इनके पास में फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये फ्री फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये रिड्यूस कर पाती हैं फेलिंग सॉल्यूशन को या टोलन रिएजेंट को। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर आपने पीछे देखा था। सुक्रोज के पास में फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसी वजह से एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है आरएनए और डीएनए के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो बेसिकली अगर आप ऑप्शंस को गो थ्रू करो तो इनमें पूछा जा रहा है कि आरएनए और डीएनए में शुगर कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली कौन सा होता है। तो आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है बीटा डी राइबोस शुगर। वहीं अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए के पास में होती है बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस शुगर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यहाँ तक आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2014 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस की कंडीशन में प्रोड्यूस होता है जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ह्यूमन बीइंग के लिवर में स्टिमुलेट करता है।
तो जो स्ट्रेस के टाइम पे प्रोड्यूस होता है इनमें से हार्मोन वो है एड्रेनलिन, और यही हमारा जो है स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को लिवर में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है मोनोसैकेराइड्स का जो कि सुक्रोज फॉर्म करता है। तो सुक्रोज फॉर्म करने के लिए जो मोनोसैकेराइड्स यूज होते हैं वो है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ये दोनों आपस में मिलकर के सुक्रोज बनाते हैं। यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें पायरेनोज और फ्यूरेनोज इनकी बात हो रही है। ये क्या है, इन्हें समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि ये पायरेन और फ्यूरिन ये टर्म्स क्या हैं। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है ना ग्लूकोज का, उसको हम बोलते हैं पायरेनोज, क्योंकि ये पायरेन जो आपको कंपाउंड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उससे सिमिलरिटी रखता है। सिमिलरली जो फ्रक्टोज का 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज, क्योंकि वो फ्यूरिन कंपाउंड इससे सिमिलरिटी रखता है। ठीक है। तो अगर हम सुक्रोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो मिलके बना होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2012 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी से डिसीज होती है बेरी बेरी। वहीं कन्वल्शन होता है विटामिन बी 6 की डिफिशियंसी से, कैलियोसिस होता है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से, और स्टेरिलिटी होती है विटामिन ई की डिफिशियंसी से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन 2012 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंजाइम की कैटालिसिस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया अभी इस वीडियो में ही, एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। एंजाइम का जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए एक टाइप का एंजाइम यूज होता है। और ये जो एंजाइम होते हैं ना, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये भी हाई टेम्परेचर पे या यूवी रेस के थ्रू ये डीनेचर हो जाते हैं। और एंजाइम की जो मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है ना वो होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। तो यहाँ अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ गिवन है वो गिवन है ऑप्शन डी में कि एंजाइम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ये इनकरेक्ट है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। इसमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज। ये जो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। दैट मीन्स लैक्टोज का ये जो आइसोमर है ये प्लेन पोलराइज लाइट दैट मीन्स पीपीएल इसको राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो अब एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिसिस जब होती है लैक्टोज की तो इक्वल अमाउंट मिलता है डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का। जैसा कि मैंने कहा था जब भी डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो जिन मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है हाइड्रोलिसिस करने पे हमें वही वापस मिल जाते हैं। तो अगर हम लैक्टोज की बात करें तो आप इसको इसके स्ट्रक्चर से बेटर समझ सकते हो। इसके स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज ये मिल करके लैक्टोज बनाते हैं। तो दैट मीन्स हमें डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज दोनों मिलेंगे हाइड्रोलिसिस जब होगी। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि प्लस लैक्टोज इज अ बीटा ग्लूकोसाइड formed by the union of a molecule D glucose and a molecule of D galactose। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब ये लैक्टोज फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करके लैक्टोज को बना रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है और ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती। ये इनकरेक्ट है। इसको समझ लेते हैं किस तरीके से। इसको भी हम स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये जो हमने यहाँ पे बीटा फॉर्म दिखाई है इसमें ओ एच ऊपर की तरफ है और एच नीचे की तरफ है। अल्फा फॉर्म में क्या होगा, ये एच ऊपर की तरफ होगा और ओ एच नीचे की तरफ होगा। तो ये जो इंटर कन्वर्जन होता है ना अल्फा और बीटा एनोमर्स का एक्वस सॉल्यूशन में, इसी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अब ये अल्फा और बीटा एनोमर्स क्या हो गए, ये अभी है हमारा अल्फा एनोमर और यहाँ पे ये है बीटा एनोमर। अल्फा एनोमर क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ओ एच है ये यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ट्रांसपोजिशन में होना चाहिए, तो जैसा कि अभी है। और वहीं बीटा एनोमर में ये यहाँ पे सिस पोजीशन में होता है इसके साथ में। ठीक है। ये जो रिड्यूसिंग शुगर होती है ना, क्योंकि इनके पास में ये फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है इसी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन शो करती हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन में कहा जा रहा है ना कि लैक्टोज
रिड्यूसिंग शुगर है, इतना तो ठीक है, लेकिन ये म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट नहीं करता, ये गलत है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि लैक्टोज के पास में 8 OH ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे इसको भी चेक कर लीजिए आप इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया पहला OH ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। ठीक है, तो 8 OH ग्रुप हैं इसके पास में। तो यदि अगर आप ऑप्शंस देखो, तो जो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी शुगर म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती। तो अगेन जैसा कि अभी मैंने कहा कि जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करती हैं। रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पे है लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये जो है शो करेंगी म्यूटा रोटेशन। वहीं अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास में फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता जिसका कि OH या H जो है वो इंटर कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन ए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2010 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि फ्रक्टोज रिड्यूस कर देती है टोलेंस रिएजेंट को ड्यू टू। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम इसे स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं। जो टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होती है एल्डिहाइड्स की, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब एल्डिहाइड्स तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन कीटोन्स नहीं होते। इसी वजह से कीटोन्स जो है वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते। लेकिन फ्रक्टोज कीटोन होने के बावजूद टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। ऐसा कैसे हो जाता है? इसके लिए हमें ना फ्रक्टोज को पहले बेस में रखना होता है, तो उसका इनोलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ईन डायोल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, फ्रक्टोज का टोटोमराइजेशन हुआ और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज जो है फिर इजिली टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। आई होप यहाँ तक आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे होगे क्वेश्चन को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2009 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन उसके पास में आयोडीन होता है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हमारा एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 2009 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कि एक्ट करता है इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल की तरह प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, वो क्या है? तो हमें पता है कि डीएनए का वो सेगमेंट जिससे कि हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो हमारा होता है जीन। वही हमारा इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल की तरह वर्क करता है। रीजन मीन क्योंकि हर एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए ना एक पर्टिकुलर सेट होता है जीन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अमाइन हार्मोन है। अमाइन हार्मोन का मतलब है ऐसे हार्मोन्स जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, उनको हम बोलते हैं अमाइन हार्मोन। तो जो थायरोक्सिन है वो हमारा एक अमाइन हार्मोन है और ये हमारा सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। अगर आपने चैप्टर अच्छे से गो थ्रू किया है तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कीजिए तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछे जा रहे हैं डीएनए में प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि डीएनए के पास में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। एडेनिन और थाइमीन का एक ग्रुप होता है, ग्वानिन और साइटोसिन का एक ग्रुप होता है। एडेनिन और थाइमीन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, वहीं अगर हम बात करें ग्वानिन और साइटोसिन की तो वो डीएनए के अंदर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एडेनिन एंड थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो हमें पता है कि विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2007 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि आरएनए और डीएनए कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कायरलिटी किस वजह से होती है।
डीएनए या आरएनए ये मिलकर के बने होते हैं पेंटोस शुगर से, फॉस्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, जिन्हें हम बेसिस कहते हैं। ये जो कायरलिटी होती है ना आरएनए या डीएनए के अंदर, ये होती है डी शुगर कंपोनेंट की वजह से। डीएनए के अंदर ये शुगर मोइटी होती है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस, वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो उसके पास में होती है बीटा डी राइबोस शुगर। इन्हीं की वजह से ये कायरलिटी शो करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन सी, डी शुगर कंपोनेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि डाइजेशन के टाइम पे प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे फूड मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि अमाइनो एसिड में हाइड्रोलाइज कर दी जाती हैं। इस प्रोसेस में दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और वो दोनों कौन से हैं? पहला जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा जो इन पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम होता है पेप्सिन का, वहीं पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम होता है ट्रिप्सिन का। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2006 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इनमें से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है? यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन 29 अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि सीक्रेट होता है पेनक्रियास की अल्फा शेल से। आई होप यहाँ तक आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 2006 में ही पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी इनमें से क्या प्रोड्यूस नहीं करती। तो वेल, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड डीएनए ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन की, तो ये ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, इन्हें हम डाइट के थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन वो तभी प्रोड्यूस होता है जब हम सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं। तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो विटामिन डी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बाकी सभी विटामिन हम डाइट के थ्रू लेते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन्स मेनली किस चीज की बनी होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन्स मेनली बनी होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भी 2005 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप डाई सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है प्रोटीन्स के अंदर। तो प्रोटीन्स के अंदर जो डाई सल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है वो हो रही होती है ड्यू टू थायोल ग्रुप। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थायोल। काफी इजी इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी का ये चैप्टर गो थ्रू किया है तो आप इन्हें इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है 2004 में पूछा गया। इसमें पूछा जा रहा है कि बीटा डी ग्लूकोज इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, केवल अगर आप इस एक कार्बन को छोड़ दो ना जो 6 से नंबर्ड है, बाकी ये सारे आप देख सकते हो ये हमारे कायरल कार्बन्स हैं। कायरल होने का मतलब ये सारे जो कार्बन एटम हैं इनके साथ में 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन ऐसे हैं जो कि कायरल हैं बीटा डी ग्लूकोज के अंदर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2004 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो इनमें से किस बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होता है। प्रोटीन का ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर, ये स्टेबलाइज होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 2004 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा हीमोग्लोबिन प्रोटीन के रेस्पेक्ट में। हीमोग्लोबिन का जो मेन वर्क होता है ना वो होता है कि वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरियर की तरह वो वर्क करता है बेसिकली। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्स एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2004 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस एमआरएनए में एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जरूरी होता है। तो इसका आंसर है 3। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है एमआरएनए के अंदर जो कि हमारा अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है फर्दर।
हमें पता है कि mRNA, जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, उसी से अमाइनो एसिड जो है वो कोड होते हैं। तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है ना, उससे हमारा एक अमाइनो एसिड कोड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 3। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 2004 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है वो एंजाइम कौन सा है जो कि ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज कर देता है। ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज करने का काम करता है लाइपेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2004 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है वो कौन सा हार्मोन है जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन हमारा कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है चारगाफ रूल्स स्टेट्स दैट इन एन ऑर्गेनिज्म। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म में, तो हमें पता है कि चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना अमाउंट होता है एडेनिन का उतना ही होता है थायमीन का, और जितना अमाउंट होता है ग्वानिन का उतना ही होता है साइटोसिन का। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2003 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लाइकोलिसिस इनमें से क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली क्या हो रहा होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो 6 कार्बन का हमारा ग्लूकोज होता है ये हमारा ऑक्सीडाइज होकर के जनरेट करता है दो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स पायरुवेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2003 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि फॉस्फोलिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद। तो इसको समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो हमारे ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं विद 2 कार्बोक्सिलिक रेसिड्यू और एक फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा हो गया एक फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारा हो गया ग्लिसरॉल, यहाँ पे ये हो गए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यूज, और ये हमारा यहाँ पे साथ में होती है अमाइनो एल्कोहल यूनिट। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के लिए वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2003 में पूछा गया है। काफी इजी क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में इनमें से कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो इसको विटामिन B12 को हम कोबालामीन भी बोलते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यह है 2002 में पूछा गया कि सेलुलोज इनमें से किसका पॉलीमर है। काफी इजी है, सेलुलोज पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2002 में ही पूछा गया है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। ये अभी तक हम काफी बार बात कर चुके हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे प्रोटीन से बने होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक एक्शन जो है शो करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर टारगेट या फिर सबस्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन्स विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। एडिबल प्रोटीन का एंजाइम नहीं बना होता। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देता है। तो जैसा कि हमने कहा रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं वो हमारी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को पॉजिटिव देती हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन नहीं देगा, फैट नहीं देगा। सुक्रोज की बात करें तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 में पूछा जाने वाला ये एक और सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, इसमें कहा जा रहा है कि फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो ये गलत है। फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वहां पे 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हमने उसको फ्यूरन से कंपेयर किया था। याद है अभी पिछले पीछे कुछ क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किए थे उसमें हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा था। तो उसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये अभी सही नहीं है।
ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, इसमें कहा जा रहा है कि एमाइलोज कंपोनेंट होता है सेलुलोज का, तो ये गलत है। एमाइलोज कंपोनेंट होता है स्टार्च का, सेलुलोज का नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी इनकरेक्ट है। प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होती हैं, एक ही टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा वो है ऑप्शन ए कि स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 2001 में पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें से किस में करेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में? तो जैसा कि अभी हमने पीछे बात की थी, एडेनिन जो है वो हमारा थाइमीन के साथ में बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी, ए बना रहा है बॉन्ड टी के साथ में और जी बना रहा है बॉन्ड सी के साथ में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये 2000 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? स्टार्च के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि वो हमारा ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल के अंदर, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। तो चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी ईयर 2000 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मैन के अंदर कितने होते हैं? तो ह्यूमन के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं 10। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे वो है ऑप्शन बी, 10। असेंशियल अमाइनो एसिड, जैसा कि अभी हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि असेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, इन्हें हमें डाइट से ही लेना होता है। ऐसे अमाइनो एसिड्स हमारे अंदर 10 होते हैं। सो दिस वाज इट, आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।